हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 7 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन, 68वीं बीपीएससी, बीएसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कब और कहाँ किया? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद वर्ष 1918 में किया था। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल में, जहां मजदूरों एवं मालिकों के बीच प्लेग बोनस के मुद्दे पर विवाद छिड़ा था, उसमें सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद वर्ष 1918। सर्वप्रथम भूख हड़ताल गांधी जी ने अहमदाबाद में 1918 में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान त्रिचिन्नापल्ली से वेदरायण तक यात्रा की? तो तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के समुद्री तट पर त्रिचिन्नापल्ली से वेदरायण तक की यात्रा की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन की घोषणा चर्चिल के द्वारा 11 मार्च 1942 को की गई थी और क्रिप्स मिशन भारत 23 मार्च 1942 को पहुंचा था। और क्रिप्स मिशन से बात करने के लिए कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल के रूप में विभाजित हो गया और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 1910 का था। इसके अलावा लॉर्ड मिंटो के काल में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड कर्जन का काल 1899 से 1905 का था। लॉर्ड कर्जन के काल में केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड कर्जन के काल में 1901 ईस्वी में भारत में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना की गई थी। 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम पारित हुआ था और 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन 1911 ईस्वी में तीसरे दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया था। और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का काल 1894 से 1898 का था और इसके काल में अकाल की जांच के लिए लायल आयोग का गठन हुआ था और 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए वेल्बी आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? तो महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रदान किया गया था और भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत राज्य के सचिव मॉन्टेग्यू थे और भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। और इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के साथ साथ भारतीय, ईसाई, यूरोपियन व एंग्लो इंडियन आदि के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। मतलब कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान को ही वोट दे सकता था और सिख सिर्फ सिख को ही वोट दे सकता था। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की भी शुरुआत की गई और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया और प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र के स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को एक कार कहा जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, और दास्ता का अधिकार पत्र भी कहा। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई और निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। अगला प्रश्न है, 1854 के वुड डिस्पैच के तहत भारत में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय 1857 में गठित किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं था? 1857 में वुड डिस्पैच के तहत लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थापित किए गए। तो इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1882 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की थी? देखिए, 1899 ईस्वी में वीडी सावरकर और उनके भाई जीडी सावरकर ने मित्र मेला संगठन की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, वीडी सावरकर। और इन्होंने मित्र मेला की स्थापना नासिक में की थी। और मित्र मेला ही 1904 ईस्वी में अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। और 1906 ईस्वी में लंदन में वीडी सावरकर ने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। और इस दौरान भारत में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्वशासन की प्राप्ति के लिए 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, होम रूल लीग आंदोलन। भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन लोकप्रिय था। और होम रूल लीग आंदोलन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था। रोलेट एक्ट आंदोलन 1919 में चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया था। और असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने 1864 ईस्वी में मद्रास में की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीधरलू नायडू। और 1871 ईस्वी में इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। और हृदयनाथ कुंजरू भारत के संविधान सभा के सदस्य भी थे। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में की थी। और एमजी रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महाराष्ट्र में 1870 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सभा में बाल गंगाधर तिलक ने उपरोक्त कथन होम रूल लीग आंदोलन के दौरान कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। और होम रूल लीग आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बंगाल एवं बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था?
तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885। और इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि संबंधी परंपरागत अधिकारों को मान्यता प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, मुंगेर में बढ़ैया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1937-38 में मुंगेर के बढ़ैया ताल इलाके में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के प्रश्न पर बढ़ैया ताल विरोध, जिसे बकाश्त आंदोलन भी कहा जाता है, शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमींदारी प्रथा की समाप्ति। और ये 1937-38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जमींदारी प्रथा की समाप्ति के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा कुछ रेलगाड़ियों पर कब्जा कर इसका प्रयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु किया गया और इस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था और होम रूल लीग आंदोलन 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में पंप, रन और पोन शामिल है, जबकि कंबन कन्नड़ साहित्य में शामिल नहीं है। इसका संबंध तमिल साहित्य से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबन। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? पहला है उस्र। उस्र मुसलमानों से भूमि कर 5% से 10% तक लिया जाता था। ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो कि 1/3 से 1/2 भाग होता था। और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, तो वो खराज और जजिया होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4। खराज और जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था और उस्र और ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? तो मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था, इसका वर्णन ज़ियाउद्दीन बर्नी ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ज़ियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक फतवाए जहांदारी और तारीख़ फ़िरोज़शाही है। अमीर खुसरो की प्रमुख पुस्तकों का नाम तुगलकनामा, नूह सिपीहर और ख़ज़ायान उल फतूह है। शम्स सिराज अफ़ीफ़ के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम तारीख़ फ़िरोज़शाही है और इसामी के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम फुतूहुस सलातीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा एवं सी अस्पा की नीति को लागू किया था? तो देखिए 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जिसे जात और सवार पद में वर्गीकृत किया जाता था। जात पद वेतन से जुड़ा होता था और सवार घुड़सवारों की संख्या से जुड़ा होता था। और 1615 ईस्वी में जहांगीर ने 2 अस्पा और सी अस्पा नीति को लागू किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। 2 अस्पा और सी अस्पा नीति के अनुसार मनसबदार बिना जात पद को बढ़ाए ही अधिक सेना रख सकते थे और इस नीति से मनसबदारों की सैन्य शक्ति बढ़ गई थी। तो 2 अस्पा और सी अस्पा नीति की शुरुआत जहांगीर ने की थी और मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1577 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के काल में 1672 ईस्वी में हुआ था। और सतनामी एक कृषक समुदाय है जो कि मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर निवास करता था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन किया था? तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन फ्रांसिस वर्नियर ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रांसिस वर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था जो कि शाहजहां के दरबार से संबंधित था। इसके अलावा शाहजहां के काल में 2 इतालवी यात्री पीटर मुंडी और निकोलो मनुची भी आते हैं। फ्रांसिस्को पेलसाट एक डच यात्री था जो कि जहांगीर के काल में भारत आया था। और एडवर्ड टेरी एक ब्रिटिश यात्री था जो कि जहांगीर के काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंटें मिली हैं? तो वक्राकार ईंटों का साक्ष्य चंदहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसके अलावा चंदहुदड़ो से अलंकृत हाथी, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी और मनके इत्यादि प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम का साक्ष्य मिला है और इसकी खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। बनवाली, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, यहाँ से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ आदि के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से शंख का बैल, पीतल का इक्का, गेहूं व जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी, बनवाली की खोज आरएस बिस्ट ने की थी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी और चंदहुदड़ो की खोज अर्नेस्ट मैके ने की थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र माना जाता था? तो ऋग्वेद काल में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सरस्वती नदी को देवी तमा, माते तमा और नदी तमा भी कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? तो अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिले में स्थित था। वज्जी उत्तरी बिहार में अवस्थित था और मगध दक्षिणी बिहार में, जबकि वत्स महाजनपद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वत्स महाजनपद यूपी में स्थित था, जबकि अंग, वज्जी और मगध बिहार में स्थित था। और अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगृह या गृहब्रज थी और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। और महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें से 3 बिहार में स्थित थे। और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अशमक था, जिसकी राजधानी पोतन थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? अंतिम शासक वृहद्रथ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले आया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और वहां से विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। और हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण किया था और वहां से भगवान बुद्ध का दांत प्राप्त किया था। और कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था विद्यमान था? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार मौर्य काल में 4 प्रकार के दास थे और कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में 9 प्रकार के दासों का वर्णन है, जबकि मेगास्थनीज और स्ट्रैबो के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक और कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था विद्यमान थी। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं थी जो कि राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, और समिति सामान्य लोगों की सभा थी, जबकि सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक काल में सभा का संबंध कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था से है, जबकि समिति का संबंध सामान्य लोगों की संस्था से है। और वैदिक काल में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। तो रवि कृति का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। रवि कृति पुलकेशिन द्वितीय का कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त के काल में था और बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के काल में था। कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य, हरिसेन समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन। और बाणभट्ट की प्रमुख रचना हर्षचरित और कादंबरी थी। अगला प्रश्न है, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई? महाविभास सूत्र की रचना चतुर्थ बौद्ध संगति में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र के द्वारा हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हो गया था। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, महाकश्यप की अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुई थी, मुगलीपुत्तिस के अध्यक्षता में। और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, कालाशोक के काल में सबकमीर के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? तो भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के जो कि आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, वो चांदी के बने होते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के बने होते थे। और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन विमकटफिसस ने किया था, जो कि कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में आयोजित सभा का नेतृत्व श्रीमती कुसुम देवी ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में विशाल जनसभा का आयोजन श्रीमती कुसुम देवी ने किया था। श्रीमती सरला देवी ने 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों को सरकारी स्कूल और कॉलेजों को छोड़ने का आह्वान किया था। और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? तो 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के काल में बटलर समिति का गठन देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन के लिए किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बटलर समिति। बटलर समिति का गठन देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1929 में पेश की थी। हिल्टन यंग आयोग 1920 में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित
भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर गठित एक शाही आयोग था और इसकी सिफारिश पर 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो ब्रिटिश शासन काल में मुख्यतः 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था थी। पहला था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, जिसे 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था और ये ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भाग में लागू किया गया था। और दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे टॉमस मुनरो ने भारत में व्यापक स्तर पर लागू किया और ये ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू किया गया था। इसके अंतर्गत मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम एवं दुर्ग के क्षेत्र आते थे। तीसरा है महालवाड़ी व्यवस्था, जिसके जनक हॉल्ट मैकेंजी हैं और ये ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भाग में लागू किया गया था। और 5 वर्षीय लगान व्यवस्था 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लागू जो हुआ था वो था रैयतवाड़ी व्यवस्था, 51% क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इसकी शुरुआत टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने की थी। नेक्स्ट है, धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का वर्णन दादा भाई नौरोजी की किस पुस्तक एवं लेखों में नहीं है? तो भारतीय धन के निष्कासन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निकासी का सिद्धांत का वर्णन किया था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का वर्णन किया था। इसके अलावा अपनी अन्य पुस्तक ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया और द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया में भी दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का वर्णन किया था। तो इन चारों में दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का वर्णन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, ये सही है। राय बहादुर खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ लॉर्ड एलनबरो, तो ये गलत है। भारतीयों को राय बहादुर एवं खान बहादुर की उपाधि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में देना शुरू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ये सही है। राज्य हड़प की नीति लॉर्ड वेलेस्ली, तो ये भी गलत है। राज्य हड़प की नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। लॉर्ड एलनबरो के काल में दास प्रथा का अंत हुआ था और लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध सहायक संधि की नीति से है। और राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि देने का प्रारंभ लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था और राज्य हड़प की नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा? तो 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का मुंगेर क्षेत्र अप्रभावित रहा था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? सबसे पहले सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था। उसके बाद नील विद्रोह 1859 से 60 तक चला था। उसके बाद पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक चला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले सन्यासी विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह और उसके बाद पाबना विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मंजू शाह और देवी चौधरानी थे। पाबना विद्रोह के मुख्य नेता ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय तथा शंभुनाथ पाल थे और नील विद्रोह के मुख्य नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था? तो 1806 ईस्वी में
लॉर्ड जॉर्ज बार्लो के काल में सामाजिक धार्मिक पहचान को लेकर वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। इसका मुख्य कारण 1805 में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सेना के ड्रेस कोड में परिवर्तन करना था, जिसके अनुसार हिंदू अपने ललाट पर तिलक नहीं लगा सकते थे और मुसलमानों के लिए अपनी दाढ़ी हटाना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके खिलाफ वेल्लोर में मद्रास आर्मी विंग के हिंदू तथा मुसलमान सिपाहियों ने जंग छेड़ दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड जॉर्ज बार्लो। और वेल्लोर का विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था, सेना के ड्रेस कोड परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह संगठन विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1850 ईस्वी में पंडित विष्णु शास्त्री ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित विष्णु शास्त्री। और विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तो भारत में प्रकाशित होने वाले पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक जेम्स अगस्तस हिक्की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और बंगाल गजट का प्रकाशन कलकत्ता में 1780 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में किया गया था। और भारत में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन जुगल किशोर के द्वारा कलकत्ता में 1826 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, अरुंडेल कमेटी 1906 ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? मिंटो द्वितीय के द्वारा 1906 ईस्वी में गठित अरुंडेल समिति ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की सिफारिश की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करना। और इसी के सिफारिश पर 1911 ईस्वी में विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।